हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज सीएमए इंटर्न न्यू सिलेबस वालों का, ओल्ड सिलेबस वालों का हो चुका है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर। हम देखने वाले हैं इस पेपर का रिव्यू, और मैं आपको कुछ हिंट्स भी देने वाला हूं कि सर एमसीक्यू के आंसर क्या थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करने थे, इन सब के बारे में। और एक सरप्राइजिंग चीज न्यू सिलेबस में देखी गई है, दो दो नंबर के एमसीक्यू मिल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो 2 मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एमसीक्यू इतने आसान भी नहीं है, आराम से सब्र से दिमाग लगा करके इनको करना होता है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का ये अगर आप पेपर एक्सेस करना चाहते हैं, आप लोगों के पास में नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ज्ञान सागर क्लासेस की वेबसाइट पर जाकर के आपको ये पेपर रिसीव हो जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और देख पाएंगे। इसके अलावा फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, प्लेसमेंट तक की आपको कोई भी क्लासेस चाहिए तो ज्ञान सागर क्लासेस के पास अंडर वन रूफ सारे लेवल की क्लासेस, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोई भी मोड हो, अवेलेबल होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस पेपर के बारे में, और देखते हैं कि सर इस पेपर के अंदर क्या क्या कंटेंट रहा और हमको क्या क्या उनका सॉल्यूशन करना था। पेपर में अगर बताऊं तो मुझे एवरेज लगा, ना कोई बहुत इजी था ना कोई बहुत हार्ड था, एवरेज पेपर था। इसमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये रही कि इस पैटर्न के अंदर अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स को थोड़ा कम भी कर लो तो भी काम चल जाएगा। मतलब दोनों मिक्स होकर के आए, दोनों का ए और बी सेक्शन बन करके नहीं आया है। नहीं तो ऐसा रहता है कि सेक्शन ए सेक्शन बी अलग अलग आते हैं, तो हमको दोनों ही पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम एक सब्जेक्ट को थोड़ा कम भी पढ़े, आईडीटी वैसे भी छोटा है, तो हम डायरेक्ट टैक्स अगर देखें तो डायरेक्ट टैक्स टोटल 64 मार्क्स का था, और इनडायरेक्ट टैक्स भी टोटल 64 मार्क्स का था। और पेपर हमें 100 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम 64 तो डायरेक्ट टैक्स से ही ले रहे हैं, और फिर एमसीक्यू वगैरह करके हम ऑलरेडी जो है 80 मार्क्स के अप्रॉक्स तक पहुंच जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट प्लस उसके दूसरे वाले के एमसीक्यू करके। देखिए पेपर में मैं सबसे पहले बात करता हूँ, कुछ को मैंने रफली यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, कुछ टिक हो सकते हैं सही ना हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये इस इमेज में स्टूडेंट की तरफ से भी लगाए हुए टिक हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये मिस्टर राव एक फेमस फिजिशियन है, मतलब डॉक्टर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर मैं बोल सकता हूँ। और ये प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस लेना चाहते हैं। देखिए एक तो 44 AD बिजनेसमैन लोगों को मिलता है, और एक 44 ADA होता है जो कि प्रोफेशनल लोगों को मिलता है। इनको ऑब्वियस सी बात है 44 AD नहीं मिलेगा, ADA मिलेगा। और ADA के अकॉर्डिंग आप आपकी ग्रॉस रिसिप्ट का 50% जो है वो प्रिजम्पटिव इनकम बताते हैं। तो 48,40,000 का 50% मतलब सेक्शन ए, ऑप्शन ए राइट होगा। हो सकता है कुछ लोगों के गलत भी हो जाए, तो डिप्रेस ना हो, क्योंकि अंदर डिस्क्रिप्टिव भी है, और आगे वाले पेपर के लिए आपके लिए सबक है कि आराम से क्वेश्चन को पढ़े, पहले पूरा क्या पूछना चाह रहे हैं, देन उसके बाद में आंसर दे। इसके बाद में मिस्टर संजय को गिफ्ट रिसीव्ड हुआ है 60,000 का, कैश गिफ्ट मिले हैं दोनों, 60,000 का रिलेटिव से और 1,10,000 फ्रेंड से मिला है। कितना कैश गिफ्ट लाइबल फॉर टैक्स होगा। देखिए कैश गिफ्ट वैसे तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिले, कभी भी मिले, वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। तो रिलेटिव वाला पार्ट 60,000 तो पूरे तरीके से एग्जम्प्ट हो जाएगा एज पर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लोज 10 की वजह से। ठीक है, गिफ्ट के अंदर आपने अदर सोर्स में पढ़ाई होगा। तो ओनली नॉन रिलेटिव वाला पार्ट टैक्सेबल होगा, दैट इज 1,10,000। और मैं ऑप्शन देखूँ तो ऑप्शन ए इज द राइट, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसके बाद में सेक्शन 194I की थ्रेशोल्ड लिमिट पूछी गई है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। और 194I की थ्रेशोल्ड लिमिट रेगुलरली चेंज होती रही है, पहले 180 थी, ठीक है, अब वो 2,40,000 हो गई है। तो आज की डेट में सही आंसर इसका था डी, 2,40,000। 194I पूछा है, आई बी नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। आई बी की 50,000 पर मंथ की लिमिट होती है, जैसे इस स्टूडेंट ने रफली टिक भी कर रखा है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो 2,40,000 है, क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर क्या बोला है, अदर देन, इंडिविजुअल एचओ को हटा करके, ठीक है। तो इसका 2,40,000, और वैसे आप सेक्शन से भी अंदाजा लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने गलत करा, और ये भी गलत कराओ तो आपके कंसेप्ट बड़े वीक है, मैं ऐसा कहूँगा। यहाँ पर क्या बोला गया, 80C, 80CCC और CCD सबसेक्शन 1 की, तीनों की मिलाकर के मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है। सर ऑब्वियस ही बात है 1,50,000 होती है, तो राइट आंसर इज दी 1,50,000 रुपीज़, इसका सही आंसर आना था। इसके बाद में मैं बात करता हूँ, माधव रेजिडेंट इंडिविजुअल है, फादर होली डिपेंडेंट ऑन हिम, और 90% डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। तो फादर डिपेंडेंट है और डिसेबल्ड है। डिपेंडेंट डिसेबल्ड हम ऐसे क्लास में भी याद करते हैं, डबल डी मतलब डिपेंडेंट डिसेबल्ड। नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000, सीवियर है तो 1,25,000। तो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 90% मतलब सीवियर डिसेबिलिटी है, तो 1,25,000 इसका सही आंसर था। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961।
तो इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। कंपनी एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रही है ना, हमारी इनकम तो डिविडेंड की जो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है, ऑप्शन गलत है। इसके अलावा अरियर ऑफ रेंट, ये भी गलत है। अगला वाला ऑप्शन मनी लैंडर जो कि एग्री, ये भी गलत है। सही ऑप्शन इज द डी। और बुक के अंदर स्पेसिफिकली दिया हुआ भी है कुछ एग्जांपल्स में, आप देखेंगे तो सही आंसर था डी। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, फर्म की इनकम पार्टनर के हैंड्स में आ रही, तो नेचर तो बदल ही नहीं रहा है एक तरीके से। तो जो एक तरीके से फर्म कर रही है वही नेचर सेम टू सेम पार्टनर के हैंड में रहता है। तो इसका सही आंसर था डी। हो सकता है कुछ लोगों ने इसको गलत भी किया हो, तो कोई बात नहीं, 2-3 एमसीक्यू गलत भी हो, बाकी अगर आप सही करते हैं तो अच्छा आपका आंसर हो सकता था। अच्छा, 40B के अकॉर्डिंग फर्म को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या लोन अलाउड होता है? ठीक है, तो 12% होता है, लेकिन डीड में अगर उससे कम है तो उससे कम अलाउड होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? 12%। और रेट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डेट विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम। डीड में 10 लिख दिया ना तो फिर 10 ही अलाउड होगा। 40B में 12 तक डिसअलाउड होता है, फिर उससे नीचे का है अगर 10 लिख रखा है तो 2%। 40A सबसेक्शन 2 डिसअलाउड करता था, हमने इसके एग्जाम्पल भी रेगुलर क्लास में कर रखे हैं। अच्छा, उसके बाद में 290 किलोमीटर्स कोई ट्रक वगैरह जा रहा है भाई, तो कितना टाइम मिलेगा? हर 200 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलता है, तो 290 जैसे ही फ्रैक्शन होता है तो एक दिन मिल जाता है, तो 290 के लिए 2 डेज मिलेंगे। और ओवर डायमेंशनल कार्गो तो 1 डे 20 किलोमीटर ही होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ओवर डायमेंशनल नहीं बोला है, अदर देन ओवर डायमेंशनल बोला है, तो 2 डेज इज द राइट आंसर। द डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल, देखिए ये वैसे जनरली नहीं पढ़ते हैं मेरे को ये लगता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल क्या होता है कि सब सरकारी बॉडी है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंस के लोग होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इनकी जो है चेयरपर्सन होती है। तो 2/3 इसके अंदर मेजोरिटी चाहिए, 3/4 में बोल सकता हूँ, 75% मेजोरिटी चाहिए होती है। तो 3/4 इज़ द राइट आंसर। 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, 75% की मेजोरिटी इसके अंदर चाहिए होती है। ठीक है, तो 3/4 इज द राइट आंसर जो चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए एंड कंपनी फॉर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड इट्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड। व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच ए एंड कंपनी मस्ट फाइल फाइनल रिटर्न, पूछ लिया यहाँ पर। फाइनल रिटर्न क्या होता है? जब कोई कंपनी वगैरह बंद होती है, अगर आपने रिटर्न की डेट्स वगैरह ध्यान से पढ़ी हो, तो फाइनल रिटर्न रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के विद इन 3 मंथ्स आप लोगों को भरना होता है। तो मैं यहाँ से अगर अगस्त देखूँ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर निकल के आएगा। और अगर तुमने गलती से आईटीसी वाला इसको समझ के भी किया होता ना, तो उसकी भी 30 नवंबर ही डेट होती, तो भी तुम्हारा सही हो जाता है। क्यू आर एम पी स्कीम क्या होती है? क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट। हर महीने आप टैक्स भरोगे लेकिन रिटर्न क्वार्टरली भरोगे। ये उन लोगों को मिलता है जिनका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक रहा हो। कंपोजिशन मत समझ लेना, कंपोजिशन 1.5 करोड़ वाले को मिलता है, तो कई लोग एक चीज़ गलत कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, क्यूआरएमपी स्कीम 5 करोड़ तक वालों को मिलती है। अच्छा, बैंकिंग कंपनी कितने टाइम में इनवॉइस इशू कर सकती है? नॉर्मल सर्विस के केस में तो 30 डेज की लिमिट है, बट बैंकिंग कंपनी के केस में 45 डेज की लिमिट है, तो बी इज द राइट आंसर। आईजीएसटी का क्रेडिट कैसे यूटिलाइज करेंगे? सबसे पहले आईजीएसटी के साथ करते हैं, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ कैसे भी कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर इसका निकल के आता है सी, फर्स्ट आईजीएसटी देन सीजीएसटी एज पर द चॉइस ऑफ डीलर। नेक्स्ट इसके बाद में लक्ष्मण एंड कंपनी हैदराबाद एंगेज्ड है सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स और सर्विस। गुड्स के केस में 40 है और सर्विस के केस में लिमिट 20 है। हैदराबाद नॉर्मल स्टेट के अंदर ये रह रहे हैं, तेलंगाना में आता है, तो गुड्स और सर्विस दोनों में रहते हो तो 20 लाख की लिमिट हो जाती है। तो राइट आंसर इज द बी, 20 लाख। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक चलता है? 200 नॉटिकल माइल्स तक। 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया चलता है। दो चीज़ें होता है, तो इसका सही आंसर इज द डी, 200 नॉटिकल माइल्स। आइए प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। तो 3 का ए है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने को बोली थी। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे। फेयर रेंट दे रखा है, म्यूनसिपल रेंट दे रखा है, एमआरएफआर में से हायर ले लेते हैं, तो 150 130 में से हायर क्या आ गया? 150। स्टैंडर्ड रेंट यहाँ दे नहीं रखा, तो यही एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। फिर एक्चुअल रेंट अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो 6 मंथ्स लेट आउट है और फिर बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड सेम प्रॉपर्टी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम एक्चुअल रेंट 6 महीने का ले लेंगे, जो कि मात्र 30,000 रुपीज़ आएगा। हम एमआरएफआर एक्सपेक्टेड रेंट 1.5 लाख आ चुका है, इससे कंपेयर करेंगे दोनों में से हायर क्या है? 1,50,000, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। उसमें से मैं म्यूनसिपल टैक्स 13,000 का लेस कर दूंगा, जो कि पे कर चुके हैं पेड बेसिस पे। ये दोनों लेस नहीं होते। एनएवी आ जाएगी, उसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर यहाँ पर इन्होंने 12,500 रुपये का लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करा है। लोन कंस्ट्रक्शन टेकन एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक कितना था?
इसके अलावा इस लोन को रीपे करने के लिए कि इन्होंने नया लोन लिया उस पर भी इंटरेस्ट भरा। हमने एक बात पढ़ी थी कि होम लोन को रीपे करने के लिए कोई नया लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। तो ये दोनों के दोनों इंटरेस्ट ऐड होकर यहाँ पर लेस हो जाएंगे, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये था। हालांकि कई लोग ये इंटरेस्ट में थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं, इंटरेस्ट सीधा निकाल के दे रखा था यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन पीजीबीपी का, बहुत ही आसान मैं इसको पीजीबीपी का क्वेश्चन कहूंगा। देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को क्या करना होता है, नेट प्रॉफिट का बेस लेना होता है, वो ये 180,150 हमने ले लिया। उसके बाद में जो एक्सपेंसेस साइड में जाते हैं, कुछ चीज़ें डिसअलाउड कर देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस में से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। कोई नोट दे रखा है क्या, वो देख लेंगे। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2900 है। यहाँ पर देखो ये नोट दे रखा है कि असेसी इज रनिंग इज बिजनेस इन ए रेंटेड प्रॉपर्टी, हाफ ऑफ विच इज यूज बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस। देखो ये जो प्रॉपर्टी है ये खुद की ही बिल्डिंग में वो चला रहे हैं, और आधा जो एरिया है वो इसका, वो किसके लिए यूज करते हैं, बिजनेस चलाने। रेंट ऑफ 2400 इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटायर हाउस इज इंक्लूडेड इन रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एंड बैलेंस 500 इज ऑन अकाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय फॉर द प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट। ये पॉइंट मैं बोल सकता हूँ टेक्निकल था। अब देखिए इसमें से कुछ पार्ट तो इनका क्या है, पूरे के पूरे घर का अगर मैं इसके अंदर देखूं कि असेसी इज रनिंग हिज बिजनेस इन ए रेंटेड प्रॉपर्टी, रेंटेड प्रॉपर्टी में चला रहे हैं ये जो बिजनेस चला रहे हैं। हाफ ऑफ विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस, जो खुद के रहने के लिए ले रहा है उसका तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर हमने टोटल क्या 2900 कैसे लेस कर रखा है, 2400 का तो रेंट प्लस 500 रुपीज़ का म्यूनसिपल टैक्स। जितना पार्ट आपके खुद के पर्सनल काम में आ रहा है वो डिडक्ट नहीं हो सकता, बाकी डिडक्ट हो सकता है, लेकिन ये भी पेड बेसिस पर होता है, ठीक है। और ये पेमेंट इन्होंने वैसे तो कर ही दिया है। इसमें से क्या होगा, 1200 ही आपको अलाउड होगा, मतलब 1200 डिसअलाउड हो जाएगा। सेम विद द म्यूनसिपल टैक्स भी वैसे तो लेस कर सकते हो, बट बाकी का डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब 1200 एंड 250 आधा पार्ट जो है ना इसमें से डिसअलाउड हो जाएगा, एड बैक। ये कुछ बच्चों ने हो सकता है पॉइंट गलत भी कर दिया, और नहीं तो सही भी कर सकते हो। नॉर्मल सा देखोगे जितना रहने के काम में आ रहा है उसको तो डिडक्ट कर ही नहीं सकते, बाकी का आप क्या कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो। तो आधा हमने डिसअलाउड कर दिया, आधा हमने अलाउड रख दिया इसमें। इसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस का कुछ नहीं होगा। हाउस होल्ड मतलब पर्सनल नेचर के खर्चे ऐड बैक हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन अलाउड ही नहीं होता, ऐड बैक हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार यूज फॉर प्राइवेट पर्पज, पर्सनल पर्पज के लिए मोटर कार यूज कर रहे थे, उसको सेल कर दिया, लॉस हो गया। भाई पीजीबीपी में क्या कर रहा है, ये लॉस खर्चा है एक तरीके से, ये खर्चा भी ऐड बैक हो जाएगा, डिसअलाउड है। पर्सनल नेचर का आप यहाँ क्यों बता रहे हैं। सैलरीज स्टाफ को दी होगी, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ₹1790। भाई ये इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा किसका है हम कह नहीं सकते। अगर ये खुद की लाइफ का है, इसी का प्रोपराइटर का, मिस्टर गोपाल का, तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ऐड बैक हो जाएगा, 1790 ऐड बैक हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रीमियम किसके क्या है क्वेश्चन में क्लेरिफाई नहीं किया गया, मैं इसको बोलूँगा इस पॉइंट के लिए क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन ने ये लिख दिया इंश्योरेंस प्रीमियम पी एंड एल के अंदर, और फिर बोल रहा है 1790 लाइफ इंश्योरेंस। ये किसकी लाइफ है, पहली बात एम्प्लॉयज़ की है या एम्प्लॉयर की खुद की है, ये भी क्लियर नहीं है। हम खुद की माने तो डिसअलाउड कर रहे हैं हम तो ये मान करके। बाकी वाला ये किसका है, इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है ना, अब ये स्टॉक का इंश्योरेंस है, हेल्थ का इंश्योरेंस है, किसका है ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर अधूरा है, लेकिन फिर भी हम बाकी को अलाउड रहने देंगे, और ये जो स्पेसिफिकली ये बताना चाह रहे हैं 1790 इसको डिसअलाउड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलाउड होता है, लेकिन ये पेड बेसिस पर अलाउड होता है। अगर आगे कहीं नोट में लिख दे कि अभी अनपेड है तो इसको डिसअलाउड कर देंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन एड बैक कर देंगे, भाई प्रोविजन तो अलाउड ही नहीं है। एज पर इनकम टैक्स वाला डेप्रीशिएशन दे रखा है, ये लेस हो जाएगा। इसके बाद में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 650 रुपीज़। इन्होंने बैड डेट्स रिटर्न हो, मतलब इनका बैड डेट्स हो गया है इतना, ठीक है भाई बैड डेट्स इतना हो गया है तो आप अलाउड कर लो, इसको लेस कर सकते हैं आप। इधर देखें तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये तो अदर सोर्स में आना चाहिए, यहाँ क्या कर रहा है ये लेस हो जाएगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए था, ये भी लेस हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सी इनकम पूछ रहा है, सिर्फ पीजीबीपी की, तो हमको हाउस प्रॉपर्टी वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हमारा फाइनली आंसर निकल करके आ जाएगा। आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, मैंने रफली आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन है फोर्थ का, फोर्थ के एक ही बात कर लेते हैं। मिस्टर मनोज रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रिटायर होते हैं एम्प्लॉयमेंट से मार्च 22 में। रेजिडेंशियल बिल्डिंग 60 लाख में जी लिमिटेड को सेल कर देते हैं ये ऑन 3 फरवरी 22। मिस्टर मनोज ने 2% का कमीशन भी पे करा।
टू मिस्टर प्रीतम फॉर फेचिंग द बायर। तो 60 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, उसमें से 2% एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लेस हो जाएंगे, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। नेट सेल कंसिडरेशन आने के बाद में अब अपन लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट कौन सी है? इंडेक्स्ड। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखो कब खरीदा था और ये भी विल में आया था। और गिफ्ट और विल का केस आते ही एक और चीज़ आ जाती है, मंजुला जय शाह का केस। अगर आप बुक में देखोगे तो जो इंटरमीडिएट की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है मिस्टर परमिंदर वाला, वहाँ पर आप देखोगे तो दोनों तरीके से सॉल्व कर रखा है। तो आप दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, एज पर एक्ट और मंजुला जय शाह। हालांकि मंजुला जय शाह ज़्यादा लॉजिकल लगता है। तो आप इंडेक्सेशन कहाँ से करेंगे भाई? इसमें पहले तो 1/4/2001 की एफ भी चाहिए होगी कॉस्ट के लिए। तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को 5 लाख है और इन्होंने खरीदी थी 90 में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ सेल, अच्छा 70 लाख है। तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60 नहीं लेंगे भाई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लूंगा 70 लाख, क्योंकि हमारा प्रोविजन क्या बोलता है भाई? एक्चुअल और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर लेते हैं, टॉलरेंस बैंड भी मिलता है, उस टॉलरेंस बैंड के अंदर आ नहीं रहा। लेकिन कमीशन मैं 60 लाख पे निकालूंगा 2%। अब कई लोग ये गलती कर सकते हैं, भाई कमीशन तो जितने की बेची उतने पे ही दोगे ना, स्टैम्प ड्यूटी पे थोड़ी ना दोगे। तो 60 लाख का 2% कमीशन लेस होगा, ध्यान रखना। इसमें कई लोग गलती कर सकते हैं और कई के दिल टूट सकते हैं इसमें। इसके बाद में नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप करेंगे 5 लाख, मल्टीप्लाई जिस ईयर में ट्रांसफर करा उसका दे रखा है 331, डिवाइड बाय 100 करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल जाएगी। अर्लियर मिस्टर मनोज एक एग्रीमेंट में मिस्टर राम के साथ भी गए थे 2022 में। 1/4/2014 से पहले का होता अगर ये एग्रीमेंट तो मैं थोड़ा और भी बात बताता, लेकिन इन्होंने 2 लाख रुपए फॉरफिट कर लिए थे। कोई बात नहीं, तो ये अदर सोर्स में जाकर के टैक्सेबल हो जाएंगे। 2 लाख यहाँ कुछ भी नहीं होगा इसका, तो अलग से आप बता सकते हो कि ये 2 लाख अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल हो। अब इन्होंने क्या करा, ही परचेज्ड अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन मदुराई फॉर 30 लाख रुपीज एंड सब्सक्राइब टू REC कैपिटल गेन बॉन्ड ऑफ रुपीज 20 लाख। तो जो इन्होंने नया घर खरीदा है, घर बेच के घर खरीदना, सेक्शन 54 में एग्जम्पशन मिल जाएगी 30 लाख रुपीज की पूरी। REC के बॉन्ड खरीदे 54 EC में एग्जम्पशन मिल जाएगी इनको, और इसके बाद में कैपिटल गेन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा था कैपिटल गेन का क्वेश्चन। इसके बाद में अदर सोर्सेज का क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं इसको कहूँगा 7 नंबर फ्री के हैं। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, सिंगल अकाउंट। और कई लोग क्या करेंगे, सीधा जाके 2500 लिख देंगे। नहीं बेटा, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सर क्यों नहीं करनी है भाई? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में इंडिविजुअल अकाउंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट 3500 तक एग्जम्प्ट होता है। तो ये 2500 माइनस 2500 एग्जम्प्ट, जीरो टैक्सेबल होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज नेट कर रखा है तो इसको ग्रॉस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? 28,840 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, क्योंकि जो आपकी लॉटरी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है वो 30% लगता है, तो ग्रॉस कर लेना। रिसीव कराए मोटर कार गिफ्ट, भाई मोटर कार के गिफ्ट पे टैक्स ही नहीं लगता, क्योंकि स्पेसिफाइड मूवेबल असेट में कवर ही नहीं है, तो इसका नील आएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। कैश गिफ्ट मिला है 15,000 ईच फ्रॉम हर 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड 15,000 के गिफ्ट दे रहे हैं, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। 60,000 रुपीज़ जो है ये पूरा टैक्सेबल है फुल्ली। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, इसको ग्रॉस। अनडिस्क्लोज सोर्स की इनकम अदर सोर्स में आती है, जब जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्स होता है, हारे का सहारा अदर सोर्स हमारा, तो इसी वजह से ये 10,000 रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग अदर सोर्स में आती है 30,000, लेकिन इसको कमाने के लिए 22,000 का खर्चा भी कर दिया, तो 30 माइनस 22 8,000 रुपीज़ अदर सोर्स में आएंगे। अदर सोर्स का क्वेश्चन सुपर ईजी था, बहुत आसानी से आपका हो जाना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है भाई, जब एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती तो उसके लॉस का भी कोई सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो जाता है किसी के साथ भी, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख तक ही होता है, ध्यान रखिए। चाहे आप इसके साथ भी कर सकते हो सेट ऑफ। नॉन स्पेकुलेटिव नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, किसी के साथ भी सेट ऑफ हो जाएगा एक्सेप्ट सैलरी, तो आप इसके साथ कर सकते हो इसको सेट ऑफ। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और ये नॉन स्पेकुलेटिव दोनों इस स्पेकुलेटिव वाले से सेट ऑफ हो जाएंगे। कार रेस एक कैजुअल इनकम इसको कह सकते हैं, तो ये एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगी, इससे कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस फॉर हॉर्स रेसेस कैन ओनली बी सेट ऑफ विथ लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस फॉर हॉर्स रेस, तो ये लॉस ऐसा ही पड़ा रहेगा क्योंकि ऐसी कोई इनकम है ही नहीं। अगर इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, जो भी बच गए हैं बाकी के, तो रिटर्न टाइम पर आपको भरनी पड़ेगी, और इन्होंने लिखा है भर दिया है, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी।
इसके बाद में ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ध्यान देना था, सैलरी इनकम दे रखी है ग्रॉस, भाई ग्रॉस दे रखी तो नेट करो, नेट करो मतलब सर डिडक्शन दो 16 क्लोज 1A 16 क्लोज 2 16 क्लोज 3, तो इनकम फ्रॉम सैलरी निकलेगी। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2,40,000 है, 2 लाख ही एडजस्ट करना। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देना, लेकिन 80 TTA में 10,000 का डिडक्शन भी दे देना। उसके बाद में डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, ठीक है, ये तो खर्चा है, ATC में डिडक्शन मिल जाएगी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी आज के टाइम पर एज नॉर्मल इनकम टैक्सेबल होता है, अदर सोर्स में चला जाएगा। LIC प्रीमियम पेड फॉर डिपेंडेंट फादर एज्ड 75 ईयर्स है, LIC प्रीमियम पे करा है भाई, लाइफ इंश्योरेंस पेरेंट्स का अलाउड ही नहीं होता है, कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, इसकी नील आएगी। अब हेल्थ इंश्योरेंस तो होता है, यहाँ पर LIC लिखा है, अब इतना कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों में होना चाहिए कि सर हेल्थ लिखा है या लाइफ लिखा है, इससे भी बड़ा फर्क पड़ जाता है टैक्स के अंदर। तो अब ये पूछना क्या चाह रहे हैं कि सर अगर ये 115 BAC लेते हैं तो क्या टैक्स बनेगा, नहीं लेते हैं तो क्या बनेगा। अगर ये नहीं लेते तो ये सही होगा, ठीक है, और अगर ये ले लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनको वो सैलरी वाले डिडक्शन नहीं मिलेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा, ATC वगैरह कुछ नहीं, मतलब जो भी इनकम है वो लेके टैक्स लगा दो सीधा सीधा, ये हो जाएगा इसके अंदर। अब देखिए यहाँ से आगे आ गया है IDT का पार्ट। इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप लोग कम भी अटेम्प्ट करोगे तो भी चलेगा। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कंसेप्ट एंड फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये देखो, ये तो बेसिक की जब पहली क्लास होती है तब यही पढ़ते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, तो बड़े आसानी से आई थिंक आप लोग लिख सकते थे कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, क्यों आया, इनपुट टैक्स इसमें कैसे फ्लो करता है, वो सारी बातें इसके अंदर लिखनी थी। फिर GST के बेनिफिट बिजनेसेस को कैसे हुए, कि कैसे उनकी कॉस्ट कम हुई, कैसे उनको इजीली ITC मिलने लगा, वो सारी बातें, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पड़ते थे, एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चल जाता है, वो सारी बातें आपको इसमें बतानी थी। इसके अलावा हम देखें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कैसे फ़ायदा हुआ, कैसे उनके टैक्स कलेक्शन बढ़े, कैसे उनको मेन पावर कम लगी क्योंकि अब सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है GST, वो सारा आपको एक्सप्लेन करना था। आप इसमें खुद की तरफ से भी कुछ पॉइंट सोच करके लिख सकते थे। 7A क्वेश्चन RCM चैप्टर से ज़्यादा रिलेट करता था, इसके अंदर ये बताना था कि टैक्स किसे पे करना होगा, हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स। तो पहला जो था वो इंश्योरेंस एजेंट का था, इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस कमीशन के केस में आपको पता होगा RCM में कवर्ड है ये, और इंश्योरेंस कंपनी इज़ लाइबल टू पे टैक्स, तो पहले केस के अंदर GST पे करने की लाइबिलिटी है इंश्योरेंस कंपनी पर। नेक्स्ट शाम एक बिजनेस फैसिलिटेटर है, रिसीव करते हैं कमीशन 1,95,000 का for the services provided to the urban branch of a nationalized bank with respect to saving bank का। ये बिजनेस फैसिलिटेटर है। RCM में क्या कवर्ड है, बिजनेस फैसिलिटेटर और उसका एजेंट का ट्रांजेक्शन कवर है, बैंक और बिजनेस फैसिलिटेटर नहीं लिखा है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट लिखा गया है। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो जो मुझे समझ आता है, जो मैंने एनालिसिस किया है, शाम को ही टैक्स देना है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद में मोहन जो है वो रजिस्टर्ड है और डायरेक्टर है, डायरेक्टर के केस में कंपनी को टैक्स देना होता है, तो इसमें कंपनी इज लाइबल टू पे टैक्स। और ये 3 पॉइंट आपको बताने थे और 7 मार्क्स मिल रहे थे, बहुत ही आसान, इजीली आप लोगों को कर लेना था। इसके बाद में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी थी अगले क्वेश्चन के अंदर। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना था, एक मशीनरी है खुशी ट्रेडर ने सेल करी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। लिस्ट प्राइस मशीनरी दे रखी, इसमें से GST हटा हुआ है तो अच्छा है, वरना हमको हटाना पड़ता। एंड डिस्काउंट भी इसके अंदर से हटा हुआ है, मतलब ये इनके ट्रीटमेंट नहीं हो रखे हैं इसमें से। तो 12 लाख रुपीज़ की प्राइस ले लेंगे। भाई कोई भी टैक्स वैसे तो ऐड नहीं होता है, और हर एक टैक्स ऐड होता है, कौन सा नहीं होता, GST और TCS को छोड़ के। तो यहाँ पर तो म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है, इट विल बिकम पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो ऐड कर दिया हमने। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस प्लेस ऑफ रिमोवल टू बायर्स प्रीमाइसेस, सप्लायर एग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट द बायर्स प्रीमाइसेस। अब देखो ये इसमें नोट लिख के कुछ भी ऐड लेस दोनों ही हो सकते हैं, अजम्पशन बेस्ड है। सप्लायर एग्री कर रहा है मतलब सप्लायर खुद ही कर रहा है, तो हम ये मान सकते हैं 10,000 ऐड होगा क्योंकि इनवॉइस में दिखाएगा वो। और अगर मान लो सप्लायर एज ए प्योर एजेंट एक्ट कर रहा हो तो ये ऐड नहीं होता है, बट सप्लाई यहाँ पर कोई सेपरेट इनवॉइस या ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसको ऐड कर देना चाहिए। हाउएवर नोट लिख के इसमें दोनों टाइप के ट्रीटमेंट वैलिड हो जाते हैं। इसके बाद में मैं आगे की बात करूँ तो यहाँ पर दे रखा है सब्सिडी। देखिए सब्सिडी क्या होता है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनती, अदरवाइज वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनती है। तो ये तो NGO से मिली है तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगी। खुशी ट्रेडर ने डिडक्ट करा 3,000 रुपीज़ का डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच वॉज नॉट एज पर एग्रीमेंट। फाइनल पेमेंट के टाइम पर इन्होंने डिस्काउंट दे दिया बट वो एज पर एग्रीमेंट नहीं था। तो सर इस सिचुएशन में क्या करें, आप ऊपर देखेंगे तो डिस्काउंट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रखा है।
तो क्या सर ये हमें डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सवाल यही है। कौन सा वाला डिस्काउंट लेस नहीं होता है? वो डिस्काउंट जो कि सप्लाई होने के बाद में फ्यूचर में दिया जाता है, ठीक है, और वो स्पेसिफिक इनवॉइस से लिंक नहीं हो सकता। ये यहाँ पर प्रायर एग्रीमेंट हो या ना हो, ये डिस्काउंट डिडक्ट होगा आपका। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये पेमेंट के टाइम पर दिया जा रहा है, तो जब फाइनल पेमेंट आ रहा है तब दिया जा रहा है, तो आई थिंक अपन नोट लिख के इसको डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बाद में नहीं दिया गया है, ठीक है। और अगर आप नोट लिखते हैं तो उसमें स्पेसिफिक इन्वॉइसेस वाला कंसेप्ट है जो कि यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया गया है, तो आप इसको लेस कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप आपकी एजम्पशन जरूर से लिख के आए। इसके अलावा हैप्पी एंटरप्राइज नॉर्मल 45 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया जाता है, लेकिन इन्होंने तो 60 डेज़ में पे करा, 1% पर मंथ और पार्ट के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन इन्होंने वेव ऑफ कर दिया। जब इंटरेस्ट लिया ही नहीं तो जोड़ेंगे क्यों भाई? इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होना है, ठीक है। अगर ये इंटरेस्ट लेते तो ऐड कर देते, बट यहाँ पर कुछ लिया ही नहीं है। हमने क्लास में पढ़ा था ना, TTEIS, ये 5 चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है, उसके अंदर आई का मतलब यही था, इंटरेस्ट, लेट फीस वगैरह, बट यहाँ पर लिया ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद में था भाई ITC निकालना, था बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। स्पाइसेस के बिजनेस में लगे, जो कस्टमर को सॉल्व सेल किया है उसका ITC मिल जाएगा, बट पर्सनल वाले का ITC आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद में इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज करी, उसका ITC मिल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मोटर कार का ITC नहीं मिलता है 13 की कैपेसिटी तक वाली का, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, डायरेक्टर के लिए लिए। कॉन्ट्रैक्टर को स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए पेमेंट करा, ITC नहीं मिलेगा। अगर मशीनरी के लिए करते हैं तो मिल जाता, या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए होते तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। ये आप लोग थ्योरी में जाके नोट्स में देख सकते हो कि जब भी कोई फॉरेन गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट जो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है, ताकि दो उस सब्सिडी को काउंटर किया जा सके और बैलेंस होकर के प्राइस आ जाए। तो ये एक थियोरटिकल क्वेश्चन था। अगर आपने कस्टम पढ़ रखा है तो कस्टम से ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, और बाकी MCQ यहाँ से आया था 2 मार्क्स का, तो ओवरऑल 9 मार्क्स के अप्रॉक्स का ये कस्टम हो गया था। तो ये था आप लोगों का पेपर। अगर आप ये पेपर को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए, वहाँ पर जाकर के आप इस पेपर को लिंक कर पाएंगे। आप लोगों का पेपर कैसा हुआ जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, ये भी ज़रूर से मुझे बताइएगा। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ऑल दी वेरी बेस्ट।